ये भी एक वास्तु का ही पार्ट है और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार होंगे, ये भी मैं बताऊंगा इसको कैसे पूरा करना है आपने। गृह प्रवेश मुहूर्त में हमेशा व्यक्ति को लगभग अप्रोक्सीमेट 5 से 6 चीजों का ध्यान रखना है। कौन से मास में गृह प्रवेश करा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मास के साथ साथ वहाँ नक्षत्र और लगन शुद्धि, ये बड़ी ही काम की चीजें हैं। और अब हम सबसे पहले थोड़ा सा ओवरऑल गृह प्रवेश के बारे में जानते हैं। ग्रंथों में गृह प्रवेश को लेकर क्या चीजें लिखी हैं, क्या उन्होंने गृह प्रवेश का विचार बताया है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं। तो थोड़ा लिख लीजिए, टॉपिक थोड़ा लिखने वाला है। लिखिए, गृह प्रवेश निर्माण या जीर्णोद्धार, अर्थात जीर्णोद्धार मतलब है कि कोई हमने मकान के अंदर काम करवाया है, पहले से बना हुआ है, कुछ हमने एडिशनल काम कराया है। वास्तु सुधार एवं लंबी यात्रा से लौटने के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण गृह स्वामी जब अपने घर में कदम रखता है अतः इस मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो शास्त्र में गृह प्रवेश किसे बोला गया है? जब व्यक्ति कोई वास्तु सम्मत कोई मकान बनाता है, कोई नया मकान, पुराने मकान को नया करके उसने दोबारा रेनोवेट किया है, तो गृह प्रवेश करना चाहिए। बहुत लंबी यात्रा से वो बहुत लंबे समय बाद अपने घर में लौटा है, इसको भी शास्त्र में गृह प्रवेश की संज्ञा दी गई है कि आप 8-9 महीने बाद अपने घर में वापस लौट रहे हैं, कहीं से लंबी दूरी से आ रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद, तो भी हम इसे गृह प्रवेश की ही संज्ञा देंगे। अर्थात व्यक्ति अपने घर में जो पहला कदम रखता है वो कब रखना चाहिए, वो गृह प्रवेश मुहूर्त होता है। लिखिए आगे, वास्तु ग्रंथों में गृह प्रवेश 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है अपूर्व गृह प्रवेश, अपूर्व। दूसरा है सपूर्व गृह प्रवेश। तीसरा है दंड गृह प्रवेश। ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। और जो पहला है अपूर्व, उसे क्या कहते हैं, पहले हम उसके बारे में लिखिए हेड डाल के। अपूर्व गृह प्रवेश, जिस नवनिर्माण भवन में पहली बार आवास, व्यवसाय या अन्य कार्यों के लिए प्रवेश किया जाए। जब नवनिर्मित भवन में पहली बार आवास, व्यवसाय या अन्य कार्य के लिए प्रवेश किया जाए, मतलब प्लॉट में फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन करी गई है और फिर आपने उसमें, चाहे वो ऑफिस हो सकता है, चाहे मकान हो सकता है, वो अपूर्व कहलाता है। दूसरा है सपूर्व।
सहपूर्व का मतलब होता है, लिखिए इसमें, जिस पूर्व निर्मित भवन में लंबी यात्रा के बाद आवास के लिए या जिस दुकान, ऑफिस या औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल एरिया में लंबे समय की बंदी के बाद काम शुरू किया जाता हो, वो सहपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। सहपूर्व के अंदर होता क्या है, व्यक्ति बना पहले लेता है, बाद में उसमें प्रवेश करता है। अगला है तीसरे नंबर का जो है दंड की संज्ञा दी गई है, दंड संज्ञा गृह प्रवेश। इसमें क्या होता है, लिखिए, जिस कारण टूटे फूटे या पुराने भवन को जीर्णोद्धार अर्थात नवनिर्मित करने के लिए वास्तु दोषों का सुधार करने के बाद आवास या व्यवसाय के लिए प्रवेश किया जाता हो। इस गृह प्रवेश में क्या होता है कि मकान बना हुआ होता है, वो टूट फूट गया है, कहीं से जंजर हो गया है, खराब हो गया है, तो हम उसे दोबारा से रेनोवेट कराते हैं और रेनोवेट कराने के बाद हम इसमें गृह प्रवेश करते हैं। आगे लिखिए अगली लाइन करके नोट, तीनों प्रकार के गृह प्रवेशों से पूर्व अलग अलग मुहूर्तों का विचार किया जाता है। अलग अलग गृह प्रवेशों का मुहूर्तों का विचार किया जाता है। अब आगे हेडिंग डाल के लिखिए, न्यूतन गृह प्रवेश मुहूर्त, अर्थात नए मकान में गृह प्रवेश के लिए जो मुहूर्त है वो कैसे निकलेगा। पहला फर्स्ट पॉइंट, नवनिर्मित भवन में या लंबे समय के बाद लौटकर आने वाला व्यक्ति को गृह प्रवेश रात्रि में नहीं करना चाहिए। जबकि न्यूतन गृह प्रवेश नए मकान तक, जिसको हम बोलते हैं जी बिल्कुल इस पीरियड में फर्स्ट टाइम मकान बनाया है, उसमें दिन और रात दोनों में जो भी शुभ लगन होगी उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। ये न्यूटन के अंदर ही है। और न्यूटन के अंदर जो ऊपर लिखवाया है वो जो पहला पॉइंट है, नवनिर्मित का मतलब होता है मकान बन गया था परंतु व्यक्ति क्या हो गया, फौरन चला गया, अब वहां से 3 महीने में लौट के आया है, तो आते ही वो नए घर में नहीं जाएगा रात्रि में, उसके लिए नियम है। और यदि गृह प्रवेश नए मकान में है, बाहर नहीं गया है,
रेगुलरिटी में है तो दिन और रात्रि में जो भी उसके लिए शुभ लगन होगी उसमें मुहूर्त किया जा सकता है। आगे लिखिए गृह प्रवेश में, पॉइंट नंबर 2 है ये और बहुत अच्छा पॉइंट है। गृह प्रवेश में गुरु अस्त व सूर्य अस्त नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए इसी में, गृह प्रवेश के लिए उत्तरायण, सूर्य क्या होना चाहिए? उत्तरायण होना चाहिए। सूर्य उत्तरायण होना चाहिए तथा फागुन बैसाख ज्येष्ठ मास अच्छे होते हैं। और एक अगला नीचे लिख लिए, पॉइंट तुम्हारे काम आएगा जिंदगी भर। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और पूष, फॉग जिसे बोलते हैं, फूस का माघ, फूस एवं चैत्र मास वर्जित हैं। इनमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब लिखिए हेडिंग, जिससे तुम्हारी सारी कैलकुलेशन एक में कवर हो जाएगी। न्यूटन गृह प्रवेश मुहूर्त, एक टेबल बना लीजिए। न्यूटन गृह प्रवेश मुहूर्त एक टेबल बना लीजिए। यहां पे लिख लीजिए मास, और इस तरह से लाइन खींच के यहां मास आ जाएंगे, इधर पक्ष आ जाएंगे, फिर तिथियां आ जाएंगी, फिर लगन आएगी, फिर लगन शुद्धि आएगी। और एक वार के बाद तिथि, इसमें वार भी होता है और नक्षत्र भी होता है। ये सारी चीजें बना दी। मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, लगन और लगन शुद्धि, ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब इनके आगे लिखेंगे हम सबके, एक ही टेबल में आ जाएगी, जिससे आपको आसानी रहे हमेशा के लिए। मास के आगे लिखिए कौन से मास में हमारे लिए अच्छा है। बैसाख, जेठ, फागुन, बैसाख, जेठ, फागुन एवं माघ, ये श्रेष्ठ है। ये 4 महीने जो लिखवाए हैं ये श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे हैं। और आगे इसी में लिखिए कार्तिक और मार्गशीर्ष, माघशीर्ष, मार्गशीर्ष। कार्तिक और मार्गशीर्ष कैसे? मध्यम है, ये नॉर्मल है दोनों के दोनों। इनमें कर सकते हैं, मजबूरी में मध्यम माने जाते हैं। दोबारा बोलता हूं, बैसाख, जेठ, फागुन, माघ ये बड़े अच्छे हैं 4 महीने। कार्तिक और मार्गशीर्ष ये मध्यम माने गए हैं 2 महीने। पक्ष लिखिए यहां पर डाल के, 2 ही तरह के हमारे पक्ष होते हैं। लिखिए शुक्ल पक्ष अच्छा होता है, और कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष तो पूरा होके कर दिया, और कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि तक, 10वीं तिथि तक, केवल 10वीं तिथि तक जो मुहूर्त बनेगा उसके हिसाब से 10वीं तिथि तक। अब तिथियों में लिखिए कौन कौन सी तिथियां अच्छी होती हैं। 2, 3, 6, 7,
10, 11 और 13, 13, ये जो तिथियां हैं ये अच्छी होती हैं। फिर लिखेंगे वार। कौन से दिन सबसे बढ़िया है? सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सोम, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। आगे लिखिए इसी के अंदर कौन से नक्षत्र सबसे अच्छे होते हैं गृह प्रवेश के लिए, किन किन नक्षत्रों में हमें ध्यान रखना चाहिए, ये नक्षत्र हमारे लिए बढ़िया है। पहला लिखिए सबसे पहले रोहिणी, मृगशिरा, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा। रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा के तीनों बड़े अच्छे हैं। फिर आएंगे 3 चित्रा, अनुराधा और रेवती। पहला है रोहिणी, मृगशिरा। फिर 3 आएंगे उत्तरा के, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। फिर 3 आएंगे चित्रा, अनुराधा और रेवती। अब देखिए आगे लगन कौन सी होनी चाहिए, किस चीज का प्रवेश कर रहे हो आप? गृह प्रवेश, मकान का। तो शिखर लगन कौन कौन सी होती है? वृषभ, 2, 5, आगे हमारी आएगी वृश्चिक 8 और 11 नंबर कुंभ। ये सबसे उत्तम मानी गई हैं। सबसे उत्तम मानी गई हैं। और इनके बाद यदि ये नहीं मिलती हैं तो आप मिथुन, वैसे द्विस्वाम में नहीं करना चाहिए, फिर मजबूरी है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये मध्यम है, मध्यम। ठीक है। अब आइए लास्ट पॉइंट जो आपको समझ नहीं आएगा, बस खाली ये सब समझ आ जाएंगे। एक है लगन शुद्धि। लगन शुद्धि क्या चीज है? लगन शुद्धि शास्त्र के हिसाब से तो कहते हैं लगन से पहले, दूसरे अर्थात तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें, 10 और 11, इन भावों में शुभ ग्रह होने चाहिए। तथा तीसरे, छठे, 11वें भावों में पाप ग्रह होने चाहिए और चौथे और 8वें में अशुभ ग्रह होने चाहिए। परंतु आज के समय के हिसाब से लगन शुद्धि बनाना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि लगन से सारे प्लेनेट इनमें सब में लाना शुभ ग्रह तो यहाँ है, तो उस पूरा साल निकल जाएगा। मान लो किसी गलती से गुरु लगन से किसी का 6ठा चल रहा है या 8वां चल रहा है या 12वां चल रहा है, तो बेचारा वो तो पूरे साल भर मुहूर्त नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या विचार बनाया है लगन शुद्धि के लिए? ये तो है ही है जो पुराणों में लिखा है। दूसरी बात क्या है
केवल आप क्या देख लें, लगन से बता दीजिएगा, 1 2 लगन से पहले भाव में, दूसरे, तीसरे, पांचवें, सातवें, 9वें, 10वें और 11वें, इन्हीं भावों में शुभ ग्रह होने चाहिए। अर्थात शुभ ग्रह बोले तो चंद्रमा होना चाहिए, बुध होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए। और 4 8 12 में सभी अशुभ ग्रह होने चाहिए, या पाप ग्रह बोलते हैं जिनको, एक तरीके से अशुभ ग्रह। राकेश, राहु, केतु और शनि। तो ये बात मॉडर्न समय में कोई इतने लंबे समय आपकी इस बात को फॉलो नहीं करने वाला, बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसका क्या रूप बना दिया लगन शुद्धि का? लगन शुद्धि को दूसरे रूप में क्या कह दिया गया, आप देखिए। लगन शुद्धि को कह दिया गया कि आप चंद्र बल को देख लीजिए, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को देखना है। कैसे देखना है? यदि चंद्रमा, पहला नियम क्या है, चंद्रमा 4 8 12 में नहीं होना चाहिए। चंद्रमा 4 8 12 में नहीं होना चाहिए लगन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चंद्रमा त्रिकोण में हो, सबसे बेस्ट है। 1 5 9 और 11 में, 1 5 9 में है तो अच्छा है। मध्यम में अब क्या बोला गया है, तीसरे में चलेगा, छठे में और 11वें में चलेगा, ये मध्यम बोल दिए गए। उसके बाद जो बच गए वो इसके कम ऑर्डर में है, तो हमें हमेशा चंद्रमा को ये देखना पड़ेगा कि वो या तो त्रिकोण में जाए, उसको प्रायोरिटी त्रिकोण में ज्यादा मिली है, ठीक। उसके बाद उसे 3 6 में मिली है, 3 6 11 में। उसके बाद जो बच गया, लाइक समथिंग 10 बच गया है, पूरे आ गए अपने 3 3 6 3 9 9 और 1 10, 2 रह गए, कौन कौन से रह गए, 7वां और एक बच गया अपना जो है तीसरा, दूसरा, ये 2 7 10, ये त्रिकोण 3 6 11 के बाद है ये। अब इसमें भी जब आपने चंद्रमा का बल देख लिया, बलाबल की मोटा भाषा में है कि चंद्रमा 4 8 12 नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद भी जो आपकी लगन कुंडली है, मान लीजिए मीन लगन की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है आपकी, और चंद्रमा जा रहा है आपका चतुर्थ भाव से। मीन लगन की कुंडली में चंद्रमा जा रहा है चौथे भाव से, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। देखना मैं क्या कहने वाला हूं कि ये तो लगन कुंडली आपने देख ली, ओके, साथ में उसकी चंद्र कुंडली भी, समझना मैं क्या कहने वाला हूं बड़े ध्यान से, साथ में उसकी चंद्र कुंडली देखना। आप कहोगे सर ये लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली, मान लीजिए मैं एक देव व्यक्ति के नाम के लिए लगन शुद्ध कर रहा हूं, तो लगन कुंडली भी बनेगी। देव कुंडली से कौन सी लगन बन गई, मीन। गलती से दोबारा देव कोई और नाम ले लेता हूं, फिर कंफ्यूज आओगे। मान लीजिए मैंने नाम ले लिया फॉर एग्जांपल कोई जो है पे नाम से, किसी का पे नाम से है, किसी का पूनम, किसी का नाम है, तो पूनम से क्या है, लगन बन गई कन्या, 6 कन्या राशि, लगन में डाल दी 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5। अब देखिए चंद्रमा कहां चल रहा था, मिथुन के अंदर, यहां चौथा था लगन कुंडली से, और यहां 10वां है। 4 और 10 मैंने मध्यम बताए, नहीं करना है। दोनों से लगन शुद्धि देखनी है,
लगन कुंडली से भी, उसकी चंद्र कुंडली से भी चंद्रमा कहाँ चल रहा है। एक में त्रिकोण हो और एक में केंद्र हो तो चल जाएगा, दोनों में 4 8 12 हो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आप नए न्यूतन ग्रह प्रवेश, नए मकान का ग्रह प्रवेश देख सकते हैं। अब आगे लिखिए। अब ग्रह प्रवेश मुहूर्त जो हमने लिखा है यहां पर, ये आपने नोट कर लिया और बना लिया हर व्यक्ति के लिए, जिसका आपको गृह प्रवेश कराना है, करना है। आप पहले इसको अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इस चीज का निर्माण कर लेंगे। अब हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जो चीजें गृह प्रवेश मुहूर्त के समय रखी जाती हैं, करी जाती हैं। उन कुछ चीजों में से मैं जो मुझे अभी चीजें याद हैं वो आपको लिखवा रहा हूं मोटा मोटा। सबसे पहले लिखिए, गृह प्रवेश जो विधि है, इसमें हमें ग्रह शांति के साथ साथ वास्तु शांति और वेद मंत्रों का उच्चारण करके गृह स्वामी को वास्तु पुरुष का आवाहन करके और उनके समक्ष का मतलब उनके सम्मुख अपने मकान में वास्तु पुरुष को आने की याचना करनी चाहिए। इस सेंटेंस में मैंने इसलिए बताई है ये बात कि होता क्या, जिस प्रकार से आप गृह प्रवेश करते हैं अपने घर में जाना, उसी प्रकार जब कोई मकान बनता है लगभग 1.5 साल के अंदर जब वो कंप्लीट बन जाता है तो संपूर्ण वास्तु पुरुष का जो दोष है, गुण है, वो डेवलप होने लगते हैं। एक नए मकान में फ्लो ऑफ एनर्जी को बनने में, एक साइकिल बनने में लगभग 18 महीने का टाइम बताया है। जो वास्तु पुरुष होता है उसको पूर्ण एनर्जी, पूर्ण डेवलप होने में उसकी 18 महीने का टाइम बताया है। तो जिस प्रकार आपने गृह प्रवेश के लिए